हेलो प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक। क्या हाल चाल आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज की क्लास में बच्चों हम लोग स्टार्ट क्या आज तो खत्म करने वाले हैं। ये लास्ट वीडियो है बेटा, जो नेम रिएक्शन की सीरीज अपनी चल रही है, मिनी शॉर्ट सीरीज। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन थे ऑलमोस्ट सब कवर हो चुके हैं और अभी कुछ 1 2 3 4 5 6 रिएक्शंस हैं जो हम एक साथ कवर करने वाले हैं, जिसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बेलामाइन रिएक्शन, दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, और उसके बाद सनमेयर रिएक्शन है, बाल सीमेन रिएक्शन है, गटरमेयर रिएक्शन और कपलिंग रिएक्शन है। ये रिएक्शन बेटा सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ध्यान में रख करके इन रिएक्शंस को यहाँ पर एक साथ बताया जा रहा है। तो आपका जो अमाइन वाला चैप्टर है, ये सारी एनसीईआरटी में उस चैप्टर में मिलेंगी। एक एक करके हम लोग आइए खत्म करते हैं। सबसे पहले अपने पास है कार्बेलामाइन रिएक्शन। कार्बेलामाइन रिएक्शन को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। आपको बच्चों याद हो, जब आप आईयूपीएसी पढ़ रहे थे तो आपको पता होगा कि आइसोसाइनाइड एनसी फंक्शनल ग्रुप को आपने आईयूपीएसी लिखते समय कार्बेलामाइन भी बोला था, इसीलिए इसका नाम आइसोसाइनाइड टेस्ट या फिर कार्बेलामाइन टेस्ट इसका नाम रखा गया है। आइए, जैसे हम लोग अपने ट्रेन में पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़ेंगे। उसी ट्रेंड में करते हुए पहला सबसे पहले रिएक्टेंट क्या होगा? तो रिएक्टेंट होगा बेटा एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। क्या होगा? प्राइमरी अमाइन इसमें रिएक्टेंट होगा। आपको याद हो बेटा, तो हम लोगों ने दो रिएक्शन की थी। एक तो हम लोगों ने गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस किया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, और एक हम लोगों ने किया था चेन डिग्रेडेशन रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमामाइड चेन डिग्रेडेशन रिएक्शन। दोनों में प्राइमरी अमाइन प्रोडक्ट की तरह बनती थी और इस रिएक्शन में प्राइमरी अमाइन एज अ रिएक्टेंट यूज हो रही है। कहने का मतलब उन दोनों रिएक्शन को इस रिएक्शन से आप आसानी से कनेक्ट करा सकते हैं और इंटरलिंक कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी अमाइन उनका प्रोडक्ट है और इसका रिएक्टेंट है। आइए आगे देखते हैं। यहां पर देखिए रिएजेंट हम लोग क्या लेंगे? रिएजेंट हमारा रहेगा क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH एज अ रिएजेंट लेना पड़ेगा। क्लियर? एक रिएक्शन देखिए यहां पर क्या लिखा है, ये रहा आपका प्राइमरी अमाइन RNH2, तो ये प्राइमरी अमाइन हो गया। इसमें CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। क्लोरोफॉर्म के साथ हम लोगों ने एक्वस बेस का यूज कर लिया, तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या बन जाएगा बेटा? आइसोसाइनाइड बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। और ये जो आपका आइसोसाइनाइड यहां बन गया, आइसोसाइनाइड यहां पर बन गया, यही आपका मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। साथ में दो बाई प्रोडक्ट मिलेंगे जिनसे हमें खास कोई मतलब नहीं रखना है बेटा। मेनली आपको याद रखना है कि प्राइमरी अमाइन क्लोरोफॉर्म और KOH रिएक्शन करके आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करती है। यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनेगा वो आपका कार्बीन होगा। और आपको याद हो बेटा, तो मैंने पहले आपको याद करा रखा है कि कार्बीन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन में हमें दिखाई देता है। एक है कार्बेलामाइन रिएक्शन और एक आपने राइमर टीमर रिएक्शन पढ़ा था। राइमर टीमर रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म भी आपको वीडियोस में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के कंप्लीट उसे देख सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा, प्रोडक्ट के नाम पे देखेंगे तो आइसोसाइनाइड्स या फिर कार्बेलामाइन। और कार्बेलामाइन की जो पहचान होती है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही बार बार पूछा जाएगा, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है ये। तो ये फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस होगा, कहने का मतलब बहुत अच्छी स्मेल नहीं आएगी यहाँ से। और एग्जाम में जैसे ही ये फाउल स्मेलिंग आप सब्सटेंस देखेंगे, आप तुरंत बोल देंगे कि ये तो हमारा कार्बेलामाइन टेस्ट है। इतना पहचानना है, क्योंकि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्मेल है इसकी। नोट में देखिए क्या लिखा है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन का अगर टेस्ट करना है, मान लीजिए आपके पास अमाइन है, कोई प्राइमरी अमाइन है, कोई सेकेंडरी अमाइन, कोई टर्सरी अमाइन है, तो इनको डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश करने के लिए अपने पास एक हिंसबर्ग रिएजेंट होता है ना, आपने सुना होगा। C6H5SOCl SO2Cl के नाम से आपने देखा होगा। दूसरा अपने पास तरीका है कि अगर आपको केवल प्राइमरी अमाइन आइडेंटिफाई करना है कि ये प्राइमरी अमाइन है कि नहीं है, तो आप थोड़ा सा प्राइमरी अमाइन लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप क्लोरोफॉर्म डालिए और थोड़ा सा उसमें एक्वस बेस डाल दीजिए। अगर ये करने के बाद बहुत फॉल स्मेल वहां से आना स्टार्ट हो जाए, तो समझ जाइएगा कि प्राइमरी अमाइन आइसोसाइनाइड में चेंज हो चुका है और ये कंफर्म होता है कि यहाँ पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है बेटा, बस और कुछ नहीं।
आगे सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस डू नॉट शो दिस रिएक्शन। तो बहुत अच्छे से पता रहे ये दोनों बातें कि केवल और केवल प्राइमरी अमाइन के टेस्ट के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये रहा अपना पहली रिएक्शन कंप्लीट होती हुई। सेकेंड रिएक्शन अपने पास है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, डाईएजो में एक वर्ड आ रहा है एजो। एजो का मतलब होता है एन डबल बॉन्ड एन। क्या होगा? एन डबल बॉन्ड एन। तो एन डबल बॉन्ड एन का पाया जाना। क्लियर? आइए देखते हैं। तो होता क्या है बेटा इसमें? कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन into diazonium salt is known as diazotization reaction. Due to its instability, the diazonium salt is not generally stored and is used immediately after its preparation. Benzene diazonium chloride, ये colorless crystalline solid होता है, is readily soluble in water and is stable in cold but reacts with water when warmed. It decomposes easily in the dry state. तो ध्यान रखना है बेटा कि जैसे ही आप डाइजोनियम सॉल्ट बनाएं तुरंत इसका यूज कर लें। ठीक है, क्योंकि ये अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है, तो आपको जो प्रोडक्ट बनाना होगा वो फाइनली प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज वाटर इनसोल्यूबल एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो केवल बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को छोड़ करके जितने भी आपको डाइजोनियम सॉल्ट मिलेंगे वो सब बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, वाटर में बहुत रेडिली सोल्यूबल होते हैं। केवल ये होता है जो वाटर इनसोल्यूबल होता है। अब आइए रिएक्शन की बात कर लें। ये रहा आपका एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। केवल और केवल एरोमेटिक ध्यान रखना है, एरोमेटिक होना बहुत जरूरी है। दूसरा, प्राइमरी अमाइन होना बहुत जरूरी है। तो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन अगर NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करेगा तो ध्यान रहे बेटा, NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करेगा। यहां पर एनिलीन के पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये एनिलीन लुईस बेस की तरह काम करेगी और यहां पर ये दोनों रिएक्ट करके HNO2 बना लेंगे जो कि एक एसिड की तरह काम करेगा। और इस तरह से ये बेस, ये एसिड और रिएक्शन जो आपस में होगी वो एसिड बेस रिएक्शन होगी, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, तो फॉर्मेशन होगा सॉल्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत अच्छे से याद रहे बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, जो एग्जाम में आपको ऐसे भी लिख के आ सकता है कि 273 केल्विन से लेकर के 278 केल्विन तक टेम्परेचर हो सकता है। कहने का मतलब अगर डिग्री सेल्सियस में है तो इस तरह से लिखा जाएगा, केल्विन में है तो 273 टू 278 केल्विन लिखा जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन N2Cl बन जाएगा, साथ में NaCl और वाटर बनेगा। बाई प्रोडक्ट से उतना मतलब हमें नहीं रखना है। बेसिकली इतना ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है उसमें आप NaNO2 प्लस HCl मिलाएंगे तो वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। सवाल यह है कि आखिर हम ये चेंज करना क्यों चाहते हैं। देखिए बेटा, अगर आपको बेंजीन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जोड़ना है, जैसे मान लीजिए आपको बनाना है फेनॉल बनाना है, आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, आपको साइनोबेंजीन बनाना है, या आपको बेंजीन में कोई और फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस है, बेस्ट रिएक्शन है, बेस्ट तरीका है कि आप किसी भी तरह से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लीजिए। फिर मैं आपको भी आगे रिएक्शन सिखाऊंगा कि आप जैसे मान लीजिए इसमें हमने वार्म वाटर डाल दिया, थोड़ा सा गर्म गुनगुना पानी डाल दिया, तो क्या होगा, पूरा N2Cl गायब होगा और उसके यहाँ पर OH लग जाएगा और फिनॉल बन के तैयार। मान लीजिए हमने इसमें H3PO2 डाल दिया तो ये पूरा N2Cl गायब हो जाएगा और उसके यहाँ पे केवल H लग जाएगा, यानी कि बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एनिलीन को पहले N2Cl में कन्वर्ट करिए, बेंजीन के N2Cl में, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। फिर उसके बाद अलग अलग रिएक्शन में पूरा का पूरा N2Cl हटाइए और एक नया नया फंक्शनल ग्रुप जोड़ के नए नए प्रोडक्ट बना लीजिए। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सैंडमेयर रिएक्शन देखते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन देखिए, हमारे पास है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसमें हमने ले लिया Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब मैं आपसे बोलूं बेटा कि बताओ ये जो आपका रिएजेंट है, ये रिएजेंट क्या प्रोवाइड करेगा। जाहिर सी बात है बेटा, मैं बेंजीन में कॉपर तो जोड़ूंगा नहीं, तो यहां क्या मिल रहा है आपको, Cu2Cl2 में क्लोरीन मिल रहा है, HCl में क्या मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो Cu2Cl2 का क्लोरीन है, वो क्लोरीन क्या करेगा, इस पूरे N2Cl को हटा करके क्लोरीन यहां पर लग जाएगा और क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा।
CO2 Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr जब आप लेंगे तो CO2 Br2 का जो ब्रोमीन है बेटा, वो ब्रोमीन इस पूरे N2Cl को हटाएगा और यहाँ पर ब्रोमीन लगा देगा। ध्यान रहे, अब हम जो भी रिएजेंट लेंगे उस रिएजेंट में जो भी यहाँ पर लिविंग ग्रुप होगा, वो लिविंग ग्रुप पूरे के पूरे N2Cl को एक साथ हटा करके खुद वहां पर लग जाएगा। यहाँ पर अगर हमने CuCN ले लिया तो CuCN में जो Cn है वो क्या करेगा, पूरे N2Cl को हटा करके वहां पर खुद लग जाएगा और इस तरह से आपके ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। समझ में आ गई बात बेटा यहां तक? चलो, अब ये रही सैंडमेयर रिएक्शन। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, बाल्ज-सीमैन रिएक्शन। बाल्ज-सीमैन में क्या है बेटा, अगेन ये देखो ये N2Cl है, हमने इसमें HbF4 ले लिया एज अ रिएजेंट। HbF4 ले लिया तो पहले तो ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, यहां से Cl- हटेगा और BF4- उसको रिप्लेस कर देगा। फिर क्या होगा, थोड़ा सा हीट करेंगे, ये सब कुछ गायब हो जाएगा और फाइनली इसमें फ्लोरीन लग जाएगा और इस तरह से फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेंजीन में अगर आपको डायरेक्टली फ्लोरीन लगाना हो, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना हो बेंजीन के कार्बन का, तो सबसे बेस्ट रिएक्शन है बेटा बाल्ज-सीमैन रिएक्शन करा दीजिए। क्लियर? ये हो गया तरीका। अब आते हैं कि अगर मान लीजिए बेंजीन में क्लोरीन और ब्रोमीन लगाना हो, लेकिन हमारे पास इस बार Cu2Cl2 की जगह पे केवल कॉपर ही है, तो बेटा हम कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl लेंगे। आपको दिखेगा यार ये क्लोरीन प्रोवाइड करेगा, तो पूरा N2Cl हटा करके उसकी जगह पर क्लोरीन लग जाएगा। अगर हमने Cu इन प्रेजेंस ऑफ HBr ले लिया तो यहां से ब्रोमीन निकलेगा, पूरे N2Cl को हटा करके उसकी जगह पर ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? केवल और केवल रिएजेंट का डिफरेंस है, ना रिएक्टेंट बदलेगा ना प्रोडक्ट बदलेगा। सैंडमेयर रिएक्शन में आप Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl लेते थे और अभी आपने देखा कि गैटरमैन रिएक्शन में आप कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl ले रहे हो। N2Cl हट करके वहां भी क्लोरीन लगता था बेंजीन रिंग में, N2Cl हट करके यहां भी क्लोरीन लगेगा बेंजीन रिंग में। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी सेम, नेम ऑफ रिएक्शन ड्यू टू रिएजेंट ये केवल चेंज होगा, बस ये ध्यान रखना है बेटा दोनों में। नेक्स्ट रिएक्शन है अपने पास कपलिंग रिएक्शन है, इसका नाम ही है कपलिंग रिएक्शन, यानी कि कपल हो जाना, यानी कोई चीज जुड़ जाना। ठीक है, तो अब हम कपलिंग रिएक्शन का यूज क्यों करते हैं? कपलिंग रिएक्शन का यूज करते हैं बेटा मेनली डाई बनाने में। जो डाइज का फॉर्मेशन, डाइज क्या होती है बेटा? कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर करने में इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, कई सारे टिश्यू को कलर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इनका यूज इन सब चीजों में होता है। अब मान लीजिए हमें ऐसे डाई बनाना है, तो देखिए इस रिएक्शन का नाम क्या कहलाएगा? कपलिंग रिएक्शन। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि दी एजो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड हैव एन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेट सिस्टम having both the aromatic ring joined through N double bond N bond. ठीक है, these compounds are often colored and are used as dye. This is an example of electrophilic substitution reaction. तो ये कपलिंग रिएक्शन किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्लियर है यहां तक? देखिए हमने क्या लिया बेटा, ये बेंजीन ले लिया, N2Cl लगा हुआ, यानी कि ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन फिनॉल से करा दी। फिनॉल बेटा कैसे नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है, और एसिडिक अगर नेचर का है तो मीडियम कैसा लेना पड़ेगा? मीडियम लेना पड़ेगा बेसिक, तभी तो ये एसिड ये बेस, तभी तो यहां पर कपलिंग हो पाएगी। ठीक है, ध्यान रहे बेटा, जिस देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में जिस भी यहां पर कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराना, आप देखना कि उसका नेचर क्या है। जैसे नीचे देखो, नीचे हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे करा दी? एनिलीन से, और एनिलीन हमारे पास बेसिक नेचर का होता है क्योंकि एनिलीन के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो एनिलीन लुईस बेस की तरह काम कर सकता है। और अगर ये बेसिक नेचर का है तो हमें मीडियम कैसा लेना पड़ेगा? एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा। और अगर यहां पर फेनॉल एसिडिक नेचर का है तो हमें मीडियम बेसिक लेना पड़ेगा, और जैसे ही ऑपोजिट नेचर का मीडियम लेंगे तभी यहां पर सॉल्ट फॉर्मेशन या फिर कपलिंग जैसी प्रोसेस पॉसिबल हो पाएंगे। बस इतनी बात ध्यान रखनी है बेटा। तो यहां पर आपका रहा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहां पर हमने एनिलीन ले लिया। एनिलीन बेसिक नेचर का होता है या फिर एल्कलाइन नेचर का होता है, इसलिए मीडियम कैसा लेना पड़ा? एसिडिक लेना पड़ा। एसिडिक मीडियम का मतलब क्या होता है? pH शुड बी लेस देन 7, या फिर एसिडिक मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय H+ एंड बेसिक मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय OH-। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा?
प्रोडक्ट क्या बनाना है, फिनॉल को ऐसे सेट करना है कि फिनॉल की जो पैरा पोजीशन पॉसिबल हो सकती है वो एकदम इसके सामने हो, और फिर इसका H और Cl गायब कर दो और सब जोड़ के एक साथ लिख दो, बॉन्ड का ध्यान रखते हुए। इसी तरह से अगर देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया, ये एनिलीन हो गया, एनिलीन को इस तरह सेट करना है इसके सामने कि इसका पैरा पोजीशन पॉसिबल पैरा पोजीशन सामने पड़े और H और Cl आपस में एक साथ निकल जाए। फिर जो पार्ट बचेगा, देखो यहां पर ये पार्ट बच गया, ठीक है। अब अगर मैं ये इसको बोलूं तो ये क्या है अपने पास, देखो ये अपने पास हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया, हाइड्रोक्सी बेंजीन का ये पैरा पोजीशन हो गया, और पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, एजो बेंजीन लगा हुआ है, तो पूरा नाम इसका क्या पड़ जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है। तो ये पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बन जाएगा। कलर बहुत अच्छे से याद रखना बेटा, एग्जाम में आ चुका है, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है। दूसरा अपने पास अगर मान लीजिए एनिलीन से रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा पैरा अमाइनो एजो बेंजीन, ठीक है। तो ये पैरा अमाइनो, ये अमाइनो मतलब ये एनिलीन हो गया, इसका पैरा पोजीशन इस पे देखिए ये लगा हुआ है, क्या कहलाएगा, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। ये एक येलो कलर की डाई होती है। तो दोनों बात ध्यान रखनी है बेटा, एक आपने ऑरेंज कलर की डाई देख ली, एक आपने येलो कलर की डाई देख ली। तो आपको ये समझना है कि डाइजोडाइजेशन रिएक्शन का यूज क्यों करते हैं। तो इसलिए करते हैं कि बेंजीन रिंग में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर आपको डायरेक्टली जोड़ना है, लगाना है, तो सबसे बेहतर रिएक्शन आपके लिए डाइजोडाइजेशन रिएक्शन सबसे सेफ रिएक्शन है, ठीक है। समझ में आ गई बात। और कैसे करते हैं, आपको किसी तरह से एनिलीन बनाना है। चलो सोचो एनिलीन कैसे बना सकते हो। अगर आपके पास नाइट्रोबेंजीन है तो नाइट्रोबेंजीन का क्या कर देंगे, रिडक्शन, तो बन जाएगा एनिलीन बन जाएगा, ठीक है। और एनिलीन एक बार बन गया तो उसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में चेंज करना बहुत आसान है। NaNO2 प्लस HCl इन प्रेजेंस आप 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन कर देंगे, अपने आप ये सॉल्ट बन जाएगा या फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अब मैंने कुछ रिएक्शन आपको बताई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर आप H3PO2 से रिएक्शन कराते हैं तो पूरा N2Cl हट जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, यानी कि बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में आप वार्म वाटर डाल देते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी डाल देते हैं, तो पूरा N2Cl हट जाएगा, उसके यहाँ पे OH लग जाएगा, यानी कि फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में CuCN मिला देते हैं तो पूरा N2Cl हटेगा, उसकी जगह पर Cn लग जाएगा, यानी कि बेंजीन के साथ Cn का लग जाना, साइनोबेंजीन बन जाना, ठीक है। और इसके बाद सैंडमेयर रिएक्शन आपने पढ़ लिया, बाद सीमेयर रिएक्शन आपने पढ़ लिया और गेटरमैन रिएक्शन पढ़ लिया। तो ये इतनी टोटल रिएक्शंस हैं अपने पास, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना है। और अगर मान लीजिए आपने CH3OH मिला दिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में तो पूरा N2Cl हटेगा, उसके यहाँ पे OCH3 लग जाएगा और एनिसॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये सारी रिएक्शन तो आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ाए जाएंगे, ये वाला वीडियो तो केवल और केवल नेम रिएक्शन के लिए है, तो नेम रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है बेटा। इस तरह से आपका ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों, बहुत दिल से आपसे कह रहा हूं, ये सारी जितने भी वीडियोस हैं जो कंप्लीट नेम रिएक्शन के वीडियोस हैं, आज ही सीरीज अपनी कंप्लीट हो गई। तो ये सीरीज के जितने भी वीडियोस हैं ये अपने उन तमाम दोस्तों तक जिनकी आप मदद करना चाहते हैं, जहां आपको लगता है कि इनकी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, थोड़ी बेहतर हो जाए, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे रिएक्शंस को एक्सप्लेन करके, ओपन अप करके और छोटी छोटी हेडिंग्स में डिवाइड करके जैसा पढ़ाया गया है, ऐसा अभी तक पूरे YouTube की हिस्ट्री में आप कहीं नहीं पाएंगे कि नेम रिएक्शन को इस तरह से कैटेगराइज या इस तरह से डिफरेंट हेडिंग्स में पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ाया गया हो। तो अगर आपको ये फैसिलिटी यहाँ पर मिल रही है तो बहुत अच्छा होगा कि आप इसका फायदा उठाएं और अपने तमाम दोस्तों तक भी ये चीज पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी आसान भाषा में, आसान शब्दों में और आसान तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने और समझने का मौका मिल सके, ठीक है बच्चों। चलिए, वक्त आ गया आपसे विदा लेने का। अगले एक नई सीरीज में और एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी स्टडीज करते रहिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।